तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मानव जनन तंत्र। तो दोस्तों मानव जनन तंत्र दो प्रकार का होता है, एक नर जनन तंत्र, एक मादा जनन तंत्र। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम सबसे पहले देखते हैं नर जनन तंत्र। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं पहले हम। नर में जनन कोशिका अथवा शुक्राणु, यानी जो जनन कोशिका होती है वो आगे चलकर शुक्राणु का निर्माण करती है, इसलिए हमने यहाँ पे अथवा में शुक्राणु लिखा है। तो दोस्तों नर में जनन कोशिका अथवा शुक्राणु उत्पादित करने वाले अंग एवं शुक्राणु को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। यह जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं पेल्विस रीजन में अवस्थित होता है। अवस्थित मतलब उपस्थित होता है। अब बात आती है दोस्तों पेल्विस रीजन कहाँ होता है। तो दोस्तों जहाँ पर हमारे जनन अंग उपस्थित होते हैं वहीं क्या होता है, पेल्विस रीजन या श्रोणि क्षेत्र होता है। यानी जो जनन अंग होते हैं वो पेल्विस रीजन या श्रोणि क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं मानव नर जनन तंत्र का चित्र। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। तो सबसे ऊपर जो संरचना दिख रही है वो है मूत्राशय, जिसके अंदर मूत्र एकत्रित रहता है। इसके नीचे आपको दो पत्तीनुमा संरचनाएं दिख रही हैं जो कि है शुक्राशय। शुक्राशय के अंदर शुक्रवाक से शुक्राणु शुक्राशय के अंदर आते हैं। और शुक्राशय के नीचे आपको जो संरचना दिख रही है वो है प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसकी संख्या 1 होती है, यानी यह संख्या में 1 होती है। इसके नीचे आपको दो छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं जो कि हैं कंद मूत्र पथ ग्रंथि। और आपको दो गोल गुलाबी संरचनाएं दिख रही है जो कि हैं वर्षण। वर्षण में क्या होता है दोस्तों, जो शुक्राणु होते हैं उनका निर्माण होता है। और वर्षण से निकली हुई आपको दो नली के समान संरचनाएं दिख रही हैं जो कि हैं शुक्रवाहक। तो शुक्राणु का निर्माण वर्षण के अंदर होता है। वर्षण से शुक्राणु शुक्रवाहक में आते हैं और शुक्रवाहक से यह शुक्राशय के अंदर आते हैं और शुक्राशय के बाद यह मूत्र मार्ग के अंदर आते हैं और इसके बाद यह सीसन से बाहर निकल जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं नर जनन तंत्र के भाग, यानी नर जनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्षण। वर्षण संख्या में 2 होते हैं, अर्थात एक जोड़ी होते हैं। जैसा कि आपने चित्र में देखा था, जो दो गोल गुलाबी कलर की संरचनाएं थी वो वर्षण थी। तो वर्षण क्या होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। शरीर में वर्षण उदर गुहा के बाहर एक थैली या धानी में स्थित होते हैं जिसे वर्षण कोश, इंग्लिश में स्क्रोटम कहते हैं। वर्षण कोश वर्षणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने में सहायक होते हैं, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक होता है। यानी जो वर्षण कोश क्या करते हैं, वर्षणों के तापमान को शरीर के तापमान से, जैसा कि हम जानते हैं शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वर्षण कोश क्या करते हैं, वर्षणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखते हैं, जो कि शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों जो वर्षण होते हैं वो जन्म से पूर्व उदर गुहा के अंदर ही होते हैं, यानी वो वर्षण कोश में नहीं उतरते हैं। लेकिन जन्म के पश्चात वर्षण होते हैं वो उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश में उतर आते हैं। लेकिन कुछ शिशुओं में अगर वर्षण उदर गुहा के अंदर ही रह जाए और वर्षण कोश में नहीं उतरे, तो ऐसे शिशु वयस्क होने पर क्या होता है, उनमें शुक्राणु का उत्पादन या निर्माण नहीं होता है और ऐसे शिशु जनन अक्षम होते हैं, अर्थात नपुंसक होते हैं। वयस्कों में प्रत्येक वर्षण अंडाकार होता है जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वर्षण सघन आवरण से ढका रहता है, यानी जो वर्षण होते हैं वो उसके ऊपर सघन आवरण पाए जाते हैं। एक तो वर्षण कोश का आवरण तो पाई जाता है और उसके अंदर की और भी लेयर पाई जाती है वर्षण कोश के ऊपर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे इसकी और थ्योरी देख लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें है प्रत्येक वर्षण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, यानी जो एक वर्षण के अंदर क्या होता है 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वर्षण पालिका, इंग्लिश में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक वर्षण के अंदर क्या होता है 250, लगभग 250 वर्षण पालिकाएं या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ओके, और प्रत्येक वर्षण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित, अति मतलब बहुत और कुंडलित यानी घुमावदार, यानी बहुत घुमावदार शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। दोस्तों जो वर्षण होता है वो लगभग 250 कक्ष यानी 250 वर्षण पालिकाओं में
बटा होता है और प्रत्येक कक्ष या वृषणपालिका के अंदर क्या होता है, एक या दो या तीन यानी एक से लेकर तीन तक अति कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं और उन शुक्र जनन नलिकाओं में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषणों के द्वारा स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण भी करता है। यानी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि वृषणों के द्वारा स्रावित होता है, वह शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण तो करता ही है, साथ में यह यौवनावस्था के समय लड़कों में क्या होता है, गौण लैंगिक लक्षण या यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण भी करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ का भारी होना, लैंगिक अंगों का आकार का बड़ा होना, यह सब का नियंत्रण भी क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसके नियंत्रण में होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं बी सहायक नलिकाएं। ए में हम वर्षण पढ़ चुके हैं, तो बी हम देख रहे हैं सहायक नलिकाएं। देखते हैं सहायक नलिकाएं कौन कौन सी होती हैं। पहली है इसमें वर्षण जालिकाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेटे टेस्टिस। ये शुक्राणुओं को शुक्र वाहिकाओं में भेजती हैं। ओके, ये शुक्राणुओं को शुक्र वाहिकाओं में भेजती हैं। वर्षण जालिकाएं या रेटे टेस्टिस वर्षण के अंदर होती हैं। और अब देखते हैं शुक्र वाहिकाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वास इफ्रेंसिया। ये शुक्राणुओं को अधिवर्षण में भेजती हैं। ये शुक्राणुओं को अधिवर्षण में भेजती हैं। तो वास इफ्रेंसिया भी क्या होता है, वर्षण के अंदर ही पाई जाती है। अधिवर्षण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एपिडीडाइमस, ये शुक्राणुओं को शुक्रवाहक में भेजते हैं। जो अधिवर्षण क्या करते हैं, शुक्राणुओं को शुक्रवाहक में भेजते हैं। और फिर देखते हैं, हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं शुक्रवाहक। शुक्रवाहक जिसे इंग्लिश में कहते हैं वास डिफरेंस, ये शुक्राणुओं को शुक्राशय में भेजते हैं। तो दोस्तों शुक्रवाहक के बारे में हमने ऊपर जो नर जनन तंत्र का चित्र देखा था, उसमें जो नलीनुमा संरचनाएं थी जो कि वर्षण से बाहर की ओर निकल रही थी, वो क्या होती हैं, शुक्रवाहक होती हैं। ओके, बकाया तीनों जो सहायक नलिकाएं होती हैं वो वर्षण के अंदर ही पाई जाती हैं। जब हम वर्षण की आंतरिक संरचना देखते हैं तब ये सहायक नलिकाएं हमें दिखती हैं, जबकि जो शुक्रवाहक होती है वो वर्षण से बाहर की ओर दिखती है। अब हम देख लेते हैं जो शुक्राणु किस प्रकार से शुक्राशय तक पहुंचते हैं और वहां से सीसन के द्वारा बाहर त्याग दिए जाते हैं। तो देखते हैं। तो जैसा कि आपने वर्षण के बारे में पढ़ लिया है, तो वर्षण में क्या होता है, वर्षण पालिकाएं होती हैं और प्रत्येक वर्षण पालिका में क्या होता है, एक से तीन अति कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। उन शुक्र जनन नलिकाओं में क्या होता है, शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। शुक्र जनन नलिकाओं से शुक्राणु वर्षण जालिकाओं में आते हैं। वर्षण जालिकाओं से ये शुक्रवाहिकाओं में आते हैं। शुक्रवाहिकाओं से ये अधिवर्षण में आते हैं और अधिवर्षण से शुक्राणु शुक्रवाहक में आते हैं और शुक्रवाहक से शुक्राणु शुक्राशय में आते हैं। और मैथुन इच्छा के समय क्या होता है, जो शुक्राशय से शुक्राणु मूत्र मार्ग में आते हैं और मूत्र मार्ग के बाद यह जो सीसन होता है उससे बाहर त्याग दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है सी बाह्य जननेंद्रिय। बाह्य जननेंद्रिय जो कि होता है सीसन। सीसन क्या करता है, यह शुक्राणु को शरीर से बाहर अथवा योनि मार्ग में भेजता है। तो सीसन क्या करता है, शुक्राणु को शरीर से बाहर अथवा योनि मार्ग में भेजता है। तो नेक्स्ट देखते हैं डी सहायक ग्रंथियां। तो सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। तो एक जोड़ा शुक्राशय होता है। ओके, जो शुक्राशय होते हैं वो एक जोड़ा पाए जाते हैं। और पुरुष ग्रंथि या जिसे इंग्लिश कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि भी कहते हैं। पुरुष ग्रंथि कह दो या प्रोस्टेट ग्रंथि कह दो, बात एक ही है। तो यह संख्या में एक होती है। और नेक्स्ट आता है बल्बो यूरेथल ग्रंथियां, जिनसे हम कहते हैं कंद मूत्र पथ ग्रंथि। यह भी क्या होती है, एक जोड़ा यानी संख्या में दो होती है। लेकिन जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो संख्या में एक होती है। आगे देखते हैं सहायक ग्रंथियों के स्राव शुक्राणु को तरल माध्यम प्रदान करते हैं, जिससे वीर्य का निर्माण होता है। यानी ये सभी ग्रंथियां क्या करती हैं, इनके द्वारा जो स्राव होता है वो शुक्राणु को क्या करते हैं, एक तरल माध्यम प्रदान करते हैं, जिससे वीर्य का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं मादा जनन तंत्र। तो दूसरा है मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र हम पढ़ चुके हैं, अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं मादा जनन तंत्र। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। मादा जनन कोशिका अथवा अंडाणु, क्योंकि जो मादा जनन कोशिका आगे चलकर अंडाणु का निर्माण करती है, इसलिए हमने यहाँ पे अथवा में अंडाणु लिखा है। तो मादा जनन कोशिका अथवा अंडाणु को उत्पादित करने वाले अंग व अंडाणु को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से
मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं, यह भी श्रोणि क्षेत्र में अवस्थित होता है। यानी जिस प्रकार नर में जनन अंग जो होते हैं वो श्रोणि क्षेत्र में अवस्थित होते हैं, इसी प्रकार मादा में जनन अंग श्रोणि क्षेत्र में अवस्थित होते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं मानव मादा जनन तंत्र का चित्र। तो इसमें आपको दो नली के समान संरचनाएं दिख रही हैं जो कि अंडवाहिका है, जिसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, इंग्लिश में कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब के दोनों सिरों पर आपको जो गोल संरचनाएं दिख रही हैं वो अंडाशय हैं। अंडाशय में क्या होता है, अंड का निर्माण होता है। और इसके नीचे आपको गर्भाशय दिख रहा है, गर्भाशय के और नीचे आएंगे तो आपको गिरवा दिख रही है, गिरवा के और नीचे आएंगे तो आपको योनि दिख रही है। तो ये होती है मादा जनन तंत्र की संरचनाएं। दोस्तों जो मानव मादा में क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय यानी दो अंडाशय पाए जाते हैं और प्रत्येक माह दो में से किसी एक अंडाशय में क्या होता है, एक अंड का निर्माण होता है। यह अंड जो इससे जुड़ा हुआ अंडवाहिका का सिरा है उसमें प्रवेश करता है, उसके बाद इसका जो संकीर्ण पथ है उसमें प्रवेश करता है। इसके पश्चात यदि यहाँ पर इसका शुक्राणु के साथ निषेचन हो जाता है तो निषेचित अंड गर्भाशय में रोपित हो जाता है। अगर इसका निषेचन नहीं होता है तो यह योनि मार्ग के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं मादा जनन तंत्र के भाग। तो पहला ए देखते हैं, एक जोड़ा अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में कहते हैं ओवेरी। मादा जनन कोशिका अथवा अंड कोशिका, यानी मादा जनन कोशिका कह दो या अंड कोशिका कह दो, बात एक ही है। तो इसका निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। अंडाशय कुछ हार्मोन भी स्रावित करते हैं। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड, यानी जब लड़की का जन्म होता है तभी क्या होता है, उसके अंदर हजारों अपरिपक्व अंड उपस्थित होते हैं। यौवनरंभ में इनमें से कुछ, यानी यौवनारंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है, यानी दो अंडाशय होते हैं तो दोनों में से किसी एक अंडाशय में एक अंड प्रत्येक माह परिपक्व होता है। परिपक्व अंड अंडाशय से महीन अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब में आता है। अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। यानी यौवनावस्था के लक्षण कौन से होते हैं, स्तनों के आकार में वृद्धि होना, लैंगिक अंगों के आकार का बड़ा होना और प्यूबिक बालों का आना और नितंबों का बड़ा होना। तो ये क्या होते हैं, यौवनावस्था के लक्षण होते हैं। तो इनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है जो कि अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है उसके नियंत्रण में होता है। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं बी सहायक नलिकाएं। तो देखते हैं सहायक नलिकाएं कौन कौन सी होती हैं, देख लेते हैं। तो पहली है अंड वाहिनियां, दूसरा नाम है फैलोपियन नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये संख्या में दो होती हैं। अंडाशय से अंड फैलोपियन नलिका में आता है जहां उसका निषेचन होता है। यानी अंडाशय से जो अंड कहाँ जाता है, फैलोपियन नलिका में आता है और फैलोपियन नलिका में ही क्या होता है, इसका निषेचन होता है। गर्भाशय, दूसरी जो फैलोपियन नलिका है वो गर्भाशय है जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूटेरस। इसका आकार उल्टी रखी नाशपाती के जैसा होता है। अगर आपने नाशपाती देखी है तो उसे आप उल्टा रख लीजिए, उसी के जैसा क्या होता है, इसका आकार होता है। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली संरचना का निर्माण करती हैं जिसे गर्भाशय कहते हैं। यानी आगे चलकर जो अंडवाहिकाएं होती हैं वो संयुक्त होकर क्या होती हैं, एक लचीली संरचना का निर्माण करती हैं जिसे गर्भाशय कहते हैं। इसकी दीवार में निषेचित अंड आरोपित होता है। यानी जब अंड का निषेचन हो जाता है तो वो निषेचित अंड कहाँ आरोपित होता है, गर्भाशय की दीवार में आरोपित होता है। अगर उसका निषेचन नहीं होता है तो वो शरीर के बाहर त्याग दिया जाता है। आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं तीसरी सहायक नलिका योनि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वैजाइना। अंड निषेचित नहीं होने पर योनि मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। अगर अंड का निषेचन नहीं होता है तो जो अंड होता है उसे शरीर के बाहर योनि मार्ग के द्वारा त्याग दिया जाता है। और आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं सी बाह्य जनन इंद्रिय। यानी बाह्य जनन इंद्रिय कौन कौन सी होती हैं जो हमें बाह्य रूप से दिखाई देती हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं बाह्य जनन इंद्रिय के रूप में। तो पहली है जगन सेल जिसे इंग्लिश में कहते हैं मॉस प्यूबिस, दूसरी है बृहद बगोष्ठ जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेबिया मेजोरा, और तीसरी है लघु बगोष्ठ जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेबिया माइनोरा, चौथी है योनि छद जिसे कहते हैं हाइमेन भग से
इंग्लिश में कहते हैं क्लाइटोरिस। जो भाग शेप क्या होती है, एक छड़ी के समान संरचना होती है जो कि मादा जननांगों में पाई जाती है। ओके, तो ये क्या है, बाह्य जननेंद्रियां हैं जो कि हमें बाह्य रूप से दिखाई देती हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं मानव में निषेचन या लैंगिक जनन। तो आगे हम क्या देखते हैं, मानव में निषेचन या लैंगिक जनन। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। जब नर व मादा मैथुन करते हैं, मैथुन मतलब होता है इंग्लिश में कहते हैं सेक्स, यानी जब नर व मादा मैथुन करते हैं तो नर के शुक्राणु सीसन से होते हुए मादा की योनि में त्याग दिए जाते हैं। यानी जो नर के शुक्राणु होते हैं वो मादा की योनि में त्याग दिए जाते हैं और यहाँ शुक्राणु योग्यता अर्जन प्राप्त करते हैं। योग्यता अर्जन का मतलब होता है यहाँ पर शुक्राणु क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा का उपयोग करके या अपनी ऊर्जा खर्च करके क्या करते हैं, अंड की ओर गति करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, योग्यता अर्जन कहते हैं। तो योग्यता अर्जन कहाँ होता है, वो मादा की योनि में होता है। तो आगे चलते हैं, आगे हम देख लेते हैं इसका चित्र। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको शुक्राणु इसमें दिखाई दे रहे हैं और ये शुक्राणु मादा की योनि में है। ओके, और आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं इसकी थ्योरी। इसके पश्चात शुक्राणु फैलोपियन नलिका तक पहुंचते हैं, यानी इसके पश्चात शुक्राणु यानी मादा की योनि के पश्चात जो शुक्राणु अपनी ऊर्जा खर्च करके फैलोपियन नलिका तक पहुंचते हैं और इसी समय अंडु फैलोपियन नलिका में पहुंचते हैं। यानी एक ही समय पे क्या होते हैं, उसी समय पर शुक्राणु फैलोपियन नलिका में पहुंचते हैं और अंड भी फैलोपियन नलिका में पहुंचते हैं ताकि शुक्राणु व अंड का संलयन हो सके। इस दौरान संलयन मतलब उनका मिलन हो सके। इस दौरान शुक्राणु अंड को निषेचित करता है, इसे ही मानव में लैंगिक जनन कहते हैं। तो इस समय क्या करता है, जो शुक्राणु होता है वो अंड को निषेचित करता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मानव में लैंगिक जनन कहते हैं। जैसा कि आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये अंड दिख रहा है और यहाँ पे क्या होते हैं, लाखों करोड़ों शुक्राणु क्या होते हैं, अंड की ओर गति करते हैं, जिसमें से केवल एक शुक्राणु क्या होता है, अंड को निषेचित करता है। इसके पश्चात क्या होता है, कोई दूसरा शुक्राणु उसके अंदर नहीं घुस पाता है। चलिए आगे चलते हैं और आगे इसकी और थ्योरी देख लेते हैं। तो आगे देखते हैं, निषेचित अंड युग्मनज में परिवर्तित होता है। यानी जब अंड का निषेचन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निषेचित अंड कहते हैं और आगे चलकर यह निषेचित अंड युग्मनज में परिवर्तित होता है। यह युग्मनज गर्भाशय की दीवार में आरोपित हो जाता है और उसके साथ संबंध स्थापित करता है। यहाँ युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित तथा विकसित होता है। यानी गर्भाशय की दीवार में आरोपित होने के बाद युग्मनज पोषण प्राप्त करता है और परिवर्तित होता है। ओके, आगे देखते हैं, आगे है गर्भाशय में परिवर्तित हो रहे भ्रूण को पोषण एक विशेष संरचना द्वारा प्राप्त होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यानी जो गर्भाशय की दीवार में जब भ्रूण आरोपित हो जाता है तो वो क्या करता है, गर्भाशय की दीवार के साथ एक संबंध स्थापित करता है और उसके साथ क्या करता है, एक विशेष संरचना का निर्माण करता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। इसी प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है, जो भ्रूण होता है उसको पोषण प्राप्त होता है। इसकी संरचना तस्त्रीनुमा होती है, यानी जो प्लेसेंटा होती है उसकी संरचना तस्त्रीनुमा होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसकी सहायता से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषक पदार्थ मिलते हैं और इसी की सहायता से अपशिष्ट पदार्थ मां के रुधिर में डाल दिए जाते हैं। दोस्तों, जो भ्रूण होता है उसको पोषण माता के रुधिर से प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। मान लीजिए जो भ्रूण होता है उसको ऑक्सीजन, ग्लूकोज आदि की आवश्यकता होती है और भी अन्य पोषक पदार्थ होते हैं। वो सारे पोषक पदार्थ माता के रुधिर से भ्रूण तक प्लेसेंटा के द्वारा पहुंचते हैं और भ्रूण के द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, मल आदि, वो भी क्या होते हैं, प्लेसेंटा से होते हुए माता के रुधिर में डाल दिए जाते हैं। जैसा कि आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हैं जो कि गर्भाशय का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको भ्रूण दिख रहा है और एक आपको रस्सी के समान संरचना दिख रही है। जो रस्सी के समान आपको संरचना दिख रही है वो क्या है, प्लेसेंटा है। इसी के द्वारा क्या होता है, पोषक पदार्थ भ्रूण तक पहुँचते हैं और उत्सर्जित पदार्थ माता के रुधिर में डाल दिए जाते हैं। लगभग 9 माह बाद प्रसव होता है और शिशु का जन्म होता है। यानी 9 माह बाद क्या होता है, प्रसव होता है और शिशु का जन्म होता है। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं, यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो क्या होगा अथवा ऋतुस्राव क्यों होता है। ऋतुस्राव को हम माहवारी भी कहते हैं और रजोधर्म भी कहते हैं। तो देखते हैं, यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो क्या होगा अथवा ऋतुस्राव क्यों होता है। दोनों का एक ही आंसर है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।
यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो यह लगभग 1 दिन यानी 24 घंटे तक जीवित रहती है। यानी जो अंड कोशिका जब फैलोपियन नलिका में प्रवेश करती है तो यह 24 घंटे तक जीवित रहती है। अगर इन 24 घंटों में अंड कोशिका का निषेचन हो जाता है तो यह भ्रूण का निर्माण करती है, अन्यथा यह नष्ट हो जाती है। गर्भाशय की अंतर्भित्ति मांसल होती है जो निषेचित अंड के पोषण में सहायक होती है। यानी जो गर्भाशय की अंतर्भित्ति क्या होती है, मांसल होती है जो निषेचित अंड के पोषण में सहायक होती है। यानी जब अंडाशय में अंड का निर्माण होता है तो उसी समय क्या होता है, गर्भाशय की अंतर्भित्ति क्या होती है, मांसल हो जाती है, ताकि जो निषेचित अंड का आरोपण आसानी से हो सके। अगर यदि अंड का निषेचन हो जाए तो उसका आरोपण गर्भाशय की अंतर्भित्ति में आसानी से हो सके और उसे पोषण भी प्राप्त हो सके। इसलिए क्या होता है, जो गर्भाशय की अंतर्भित्ति क्या होती है, मांसल हो जाती है। अतः निषेचन नहीं होने पर अंतर्भित्ति की परत टूट जाती है और योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। मान लीजिए अगर जो अंड है उसका अगर निषेचन नहीं होता है तो जो उसकी आंतरिक भित्ति होती है, यानी जो गर्भाशय की अंतर्भित्ति होती है, वो टूट जाती है और वो रुधिर और म्यूकस के साथ क्या होती है, योनि मार्ग के द्वारा बाहर निष्कासित होती है। और उसी के साथ जो अंड भी क्या होता है, रुधिर के साथ अंड भी क्या होता है, बाहर निष्कासित होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, रक्त का स्राव होता है जो कि 1 से लेके 5 दिन तक होता है। ओके, और इस चक्र में लगभग 1 मास, यानी 1 मास मतलब 1 माह का समय लगता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यावहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य से है। यानी जब व्यक्ति शारीरिक, भावनात्मक, व्यावहारिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है तो उसे हम कह सकते हैं उसका जनन स्वास्थ्य अच्छा है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं यौन संचारित रोग। तो यौन संचारित रोग क्या होते हैं, देखते हैं इसकी डेफिनेशन। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन, इंग्लिश में कहते हैं सेक्स, मैथुन को इंग्लिश में कहते हैं सेक्स, कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन के द्वारा संचारित होता है उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित रोग इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, शॉर्ट फॉर्म है एसटीडी कहते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में है पहला जीवाणु जनित यौन संचारित रोग। तो जीवाणु जनित यौन संचारित रोग कौन से हैं, देखते हैं, गोनेरिया और सिफिलिस। तो गोनेरिया और सिफिलिस क्या होते हैं, जीवाणु जनित यौन संचारित रोग हैं। अब देखते हैं वायरस जनित यौन संचारित रोग, जिसमें है एड्स। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। जो एचआईवी वायरस की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस द्वारा फैलता है। यानी जो एड्स होता है वो एचआईवी वायरस के द्वारा फैलता है। ओके, तो हम एड्स के बारे में और एचआईवी वायरस के बारे में एक अलग से वीडियो बनाकर पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं गर्भ धारण को रोकने की विधियां। यानी मानव में गर्भ धारण को रोकने की विधियां कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ विधियों का यहाँ पे उल्लेख किया है। तो पहला है कंडोम, महिला व पुरुष के लिए, यानी जो कंडोम होते हैं वो महिला व पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध होते हैं। तो पहली तो ये हो गई। दूसरी है लूप व कॉपर टी, जो कि महिला के लिए होती है, यानी लूप व कॉपर टी महिला के लिए होती है। तीसरा देखते हैं बंध्यकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैस्ट्रेशन, इंग्लिश में कहते हैं कैस्ट्रेशन। यह 2 प्रकार का होता है, एक शुक्रवाहक उच्छेदन जिसे इंग्लिश में कहते हैं वैसोक्टोमी और यह पुरुष के लिए होता है। दूसरा होता है नलिका उच्छेदन जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, जो कि महिला के लिए होता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी को चित्र के द्वारा आसानी से समझ लेते हैं। तो देख लेते हैं इसकी चित्र के द्वारा। तो पहले हम देखते हैं वैसेक्टोमी। तो जैसे आप देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पे शुक्रवाहक में कट लगाकर उसे फोल्ड करके रबर बैंड से बांध दिया है। इससे क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्राशय में नहीं पहुंच पाते हैं, यानी शुक्रवाहक से शुक्राणु शुक्राशय में नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे क्या होता है सीसन से जो शुक्राणु नहीं निकलते हैं और योनि मार्ग में नहीं पहुंचते हैं, जिससे क्या होता है गर्भ धारण नहीं होता है।
यानी जब सेक्स करते हैं तो शुक्राणु क्या होंगे, योनि मार्ग में नहीं पहुंचेंगे और गर्भधारण नहीं होगा। दूसरी देखते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो अंडवाहिका होती है उसमें कट लगा देते हैं और उसे फोल्ड करके बांध देते हैं, जिससे क्या होता है जो अंड होता है वो उस स्थान तक नहीं पहुंच पाता है जहां उसका निषेचन होता है, जिससे क्या होता है गर्भधारण नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, पति या पत्नी में से कोई भी एक विधि अपना सकता है, या तो पुरुष अपना ले या महिला अपना ले। इससे क्या होता है, गर्भधारण नहीं होता है जब मैथुन करते हैं। तो इससे क्या होता है, गर्भधारण से हमें छुटकारा मिल जाता है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों से लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।